Hello students, good evening. Welcome to Modern 24x7। आज हम देखेंगे बीएड सेकंड ईयर के ज्ञान और पाठ्यक्रम बीडी 201 के यूनिट 4 के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यूनिट 4 है, ठीक है, बीडी 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बीएड सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। 3 यूनिट करा चुका हूँ, चौथी यूनिट है, प्ले लिस्ट बना रखी है, तीनों यूनिट उसमें ऐड है, बाकी चौथी यूनिट भी कल आपकी ऐड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका निरंकुशता का सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये करी गई थी आपकी एनसीईआरटी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा धर्म का सिद्धांत। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका चौथा भी और पांचवा भी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो शिक्षण, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम सारे ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चारों के चारों, पांचों के पांचों। बाकी बताता जाऊंगा कौन से आपके इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को, आप जरूर देख लेना। यहाँ से देखिए आपका 11 नंबर तक क्वेश्चन जो चलेंगे, 11 नंबर तक जो क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले 11, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किन कक्षाओं से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी कक्षा 1 से लेकर 12 तक। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? ठीक है, कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो ये आपका बांटा गया है 5 अध्यायों में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? तो द्वितीय अध्याय का नाम है सीखना तथा ज्ञान। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। 12 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 1 से लेकर 12 तक सारे ही, कोई 2017, कोई 2018 ऐसे आए हुए क्वेश्चन है ये बीएड के एग्जाम में ही। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, किसने कहा है? पी रेन। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीतियों का संगठन निर्माण किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों में, संगठन में और प्रशासन में। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में आया है। योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया? 12 वर्ष की। नई शिक्षा नीति में किनकी उपलब्धियों को राष्ट्र स्तर पर विकसित किया जाएगा? तो छात्रों की, शिक्षकों की और शिक्षण संस्थाओं की, तो उपयुक्त सभी की। प्रारंभिक शिक्षा होती है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक और माध्यमिक होती है कक्षा 6 से 8 तक। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? तो 14 वर्ष तक। 6 से 14 होती है ना, 6 से 14 होती है, तो 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, ये चलता है 7 8 9 10 11 12, बाकी आपके उसमें ऐड हो जाते हैं प्री और वो। ठीक, इस तरीके से चलती है। तो 6 से 14 तक प्राथमिक शिक्षा होती है, 6 से 14, यानी कि 6 साल का बच्चा है, उसका एडमिशन होगा तो 14 साल तक उसकी प्राथमिक शिक्षा चलेगी। ठीक है, तो इसमें दिया है 14 वर्ष, आपका 14 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। गुणात्मक रूप से पूछ रहा है, गुणात्मक रूप से आवश्यक है 14 वर्ष। गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? सोचने, समझने, विश्लेषण करना, तर्कसंगत विचार करने, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। तो आपके जो 12 तक थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12 तक। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं 12 तक। कोई 2016 में आया था, कोई 17 में, कोई 18 में आया था। ठीक है, 12 तक जो क्वेश्चन थे। पूर्व बाल्य अवस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है? पढ़ना सभी ही है,
ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षा के मुख्य अंग कौन से हैं? तो अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, तीनों हो जाएंगे राइट। नया पाठ्यक्रम यानी नई शिक्षा नीति 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया? तो ये किया गया था आपका, देखो, मैसूर और भोपाल में, भुवनेश्वर में, अजमेर और शिलांग में। ठीक है, तो सारे ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आया है आपका 2018 में आया था ये क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। ये 2018 में क्वेश्चन आया था। पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार है, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे इसका राइट आंसर। बालकों का आयु वर्ग और बालकों की मानसिक क्षमता। लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? पाक शिक्षा यानी खाना पकाना, खाना वगैरह बनाना, गृह कार्य, सिलाई कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सरलता होनी चाहिए, अनुभवों की पूर्णता हो उसमें, और विषयों का सहसंबंध हो, यानी एक दूसरे विषयों से सहसंबंध स्थापित रखने वाले सब्जेक्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई आपके लैटिन से। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को किस दिन बुलाया था? किस दिन बुलाया था? ये क्वेश्चन आया है आपका 2018 में। ये क्वेश्चन आया है आपका 2018 में बीएड के एग्जाम में। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को किस दिन बुलाया था? तो बुलाया था आपका 14 जुलाई 2004 में, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? तो शिक्षक की जाति, 2018 में ये भी आया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो किया गया है आपके छह भागों में, 6 अध्यायों में विभाजित किया गया। ये भी आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? तो हर बार आता है क्वेश्चन, हर बार आता है क्वेश्चन। 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1949। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? तो ये भी आपका क्वेश्चन 2018 में आया है, और राइट आंसर हो जाएगा 1937। ठीक है, ये भी 2018 में क्वेश्चन आया है। और बुनियादी शिक्षा से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी। कब किया? 1937। और वर्धा आ जाएगा आपका, वर्धा वर्धा शिक्षा भी महात्मा गांधी की, ये भी आपका 1937 में भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, और ये भी 2018 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकार उपागम। क्वेश्चन आपका 2018 में आया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का आर्थिक स्तर। ठीक, ये भी 2018 में आपका क्वेश्चन आया है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, कब होती है? जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विकास के परिणाम स्वरूप चलिए फिर से बोलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके हरलॉग जी का। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशव, बाल्य, किशोरा, तीनों ही अवस्थाएं हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी जब होती है जब पूर्ण किशोरावस्था हो जाए। देखो सीडीपी के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें आएंगे, लेकिन ये इसमें आपको बीएड सेकेंडरी में ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कहेंगे अरे तो हमने बीएड फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। तो सारा कुछ आएगा इसमें, सब कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है,
निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की बुद्धि या विकास को प्रभावित करता है? भोजन विकास को और बुद्धि को प्रभावित करेगा। अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो विकास नहीं होगा और बुद्धि भी काम नहीं करेगी। ठीक है, व्यायाम भी विकास और बुद्धि को करता है। थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह सुबह, शरीर फिट रहता है। ठीक है, और माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है। 10-15 मिनट अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक, अब आपका ग्रंथियों की क्रियाशीलता, हाँ ग्रंथियों की क्रियाशीलता समझ रहे हो? हार्मोन इंक्रीज होते हैं एक्सरसाइज से। ठीक, उस एक्सरसाइज तो करो लेकिन उसके साथ थोड़ा भोजन भी अच्छा हो। ठीक है, तो ग्रंथियां है ना, सब कुछ सही टाइम पे सब कुछ सही काम करेगा। ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट। किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? किस आयु वर्ग की? तो 12 से 14 साल की आयु की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित या श्रवण बाधित। तो आपका अच्छा, विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं, हाँ तो सारे ही हो जाएंगे। अगर इसमें पिछड़ा बालक होता तो वो नहीं होता विशिष्ट बालक। आपका देखो, आपका क्या होता है, एक प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट बालक है, मंदबुद्धि भी विशिष्ट बालक है, दृष्टिबाधित भी विशिष्ट है, अस्थिबाधित भी विशिष्ट है, श्रवण बाधित भी विशिष्ट है, विकलांग बालक भी विशिष्ट है। लेकिन एक पिछड़ा आता है ना, पिछड़ा बालक, ये विशिष्ट में नहीं आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है। तो जहाँ आपको पिछड़ा बालक दिखे वहाँ पे राइट कर दीजिएगा मेरी तरफ से। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक, उच्च बुद्धि लब्धि, सृजनात्मक बालक, तो सारे ही विशिष्ट बालक हैं। ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है कितनी? इसका क्वेश्चन आप बताइए, कई बार कराया है, कमेंट में बताइए। प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन और समाज में समायोजन। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। चलिए राइट आंसर बता देते हैं इसका। 50 से 60 होती है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि। और आपका 140 से ऊपर आपके प्रतिभाशाली, 80-90 आपके मंद बुद्धि आते हैं, 50 से 60 होते हैं पिछड़े बालक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है योग्य शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय और विशिष्ट कार्यक्रम। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है, राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक उपलब्धि। दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं श्रवण इंद्रियों से, स्पर्श इंद्रियों से, यानी छूकर और सुनकर। तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। श्रवण बाधितों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं होठों का प्रशिक्षण, वाणी का प्रशिक्षण और सांकेतिक भाषा। बालक के सामान्य व्यवहार तथा विशिष्ट व्यवहार में वही संबंध है जो पाया जाता है आवश्यकता एवं लक्ष्य में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर अधिक मुख्य जोर दिया गया है? किस क्षेत्र पर दिया गया है? तो व्यवसायीकरण पर। छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरण पर बल देंगे। पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है? सही उत्तर को पुनर्वलित करेंगे। हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि शिक्षक उदासीन है। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होनी चाहिए।
तो ये है अपने महात्मा गांधी जी के अनुसार कथन है, और ये क्वेश्चन आपका आया है और रिपीट होता है, 2018 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? ये हुआ 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग 1952-53। मुदालियर आयोग, जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था, जिसने माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की। पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? तो रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार और क्षमताओं के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन था। किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? तो 1968 शिक्षा नीति में। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है शिक्षा और विकास। व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर DS कोठारी। 2018 में क्वेश्चन आया है ये। कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं? भाषा व गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, या उपयुक्त दोनों? तो उपयुक्त दोनों। विषय के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाते हैं? तो निर्दिष्ट पाठ्यक्रम। विषय के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम कहलाते हैं निर्दिष्ट पाठ्यक्रम। करिकुलम के अंतर्गत केनिथ रिचमंड के अनुसार कौन कौन से विषय विद्यमान रहते हैं? तो आपके विषय रहते हैं कार्य की योजना संबंधी, अध्ययन कोर्स संबंधी और साधारण विद्यालयों के विषय। उपयुक्त सभी राइट हैं। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये अवस्थाएं होती हैं 5। मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है? ये होता है छात्रों की रुचि, छात्रों की योग्यता, छात्रों की आवश्यकता। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? तो इन सभी प्रकार का देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। मूल पाठ्यक्रम में कितने अनिवार्य विषय पाए जाते हैं? तो विषय पाए जाते हैं 6। अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कौन कौन से दोष होते हैं? तो ये सारे ही दोष हैं, पढ़ लीजिए। ये लंबी प्रक्रिया, खर्चीली है, तालमेल नहीं बैठ पाता। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। क्रिया आधारित यानी कि बालकों की रुचि को महत्व दिया जाता है, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से क्या लाभ हैं? तो ये सारे लाभ दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई है। कौन कौन सी कठिनाई है? तो सारी कठिनाइयाँ, साधनों का अभाव, समय सारणी में कम स्थान, शिक्षक की रुचि न होना। किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। तो नेतृत्व की यह परिभाषा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कुंटज एवं ओडोनेल का। अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते, क्या सिखाना चाहते? सत्य एवं अहिंसा का पालन करना। किसने प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा है? जैसे प्रातःकालीन सभा होती है विद्यालयों में, सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं पंक्तियों में प्रेयर के टाइम पे, तो प्रेयर बोलते हैं जैसे इंग्लिश मीडियम वाले। बाकी हम तो प्रातःकालीन सभा ही बोलते थे जब पढ़ते थे। तो प्रातःकालीन जो सभा होती है तो उसे स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा है। किसने पुकारा है? ये हैं प्रोफेसर फ्रेड वाइल। कोई भी भारतीय भाषा क्यों ना हो, उसमें 80% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की महात्मा गांधी ने। हिंदी प्रचार सभा दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र स्वशासन पर सेमिनार किस वर्ष हुआ?
तो ये हुआ आपका दिसंबर 1955 में। ई के फ्रैटवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया? 5 भागों में विभक्त किया। विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी कार्य हैं विद्यालय प्रशासक के। विद्यालय व्यवस्था का नियोजन, संगठन, समन्वय व संचालन करना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोशल साइंस का जो शिक्षण था भारत में प्रारंभ हुआ कब? ये हुआ 1955 में, 1955। मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई कब की गई? 1952-53। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा? ठीक है, तो सन 1955 में तो आ गया था, स्वीकारा कब गया था? स्वीकारा गया था 1964-66 में। ठीक है, 1955 में आ गया था, स्वीकारा कब गया था सामाजिक अध्ययन को? 1964-66 में। किसने? कोठारी आयोग। ठीक है, 1964-66 जहाँ आ जाए वहाँ कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन। ठीक। करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? करके सीखना तो प्रयोगशाला विधि पर। प्रोजेक्ट विधि का जनक, प्रोजेक्ट विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रोजेक्ट विधि जॉन ड्यूवी। लेकिन मुझे लगता है ये गलत दिया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे किलपैट्रिक होना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइए, वैसे किलपैट्रिक ही होना चाहिए है। प्रोजेक्ट विधि का किलपैट्रिक ही है यार, गलत है ये। अच्छा, प्रयोजन बोला है, लेकिन इंग्लिश में प्रोजेक्ट। हाँ, तो यहाँ किलपैट्रिक होना चाहिए। देखिए आप कमेंट करके थोड़ा क्लियर कीजिए, थोड़ा इसमें मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे रटा हुआ क्वेश्चन है। संपूर्ण सिलेबस भी मृत तुल्य है, जबकि उसके लिए शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की। अच्छा, इसका कहने का मतलब है जैसे कि अपना सारा सिलेबस है मरे हुए के समान है, जब जब तक कि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो। कौन से आयोग ने कहा है? तो ये कहा है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने। से संबंध का अर्थ है समवाय, समन्वय, आपसी संबंध। तो सारे ही सही हैं। शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। कब लागू की गई? 1986 में। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य हैं कितने? 11। और अधिकार कितने हैं? अधिकार हैं 6। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है कहानी विधि, स्टोरी टेलिंग। माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्रिया विधि, स्वाध्याय विधि और कहानी विधि। तो क्रिया विधि उपयुक्त मानी जाती है। अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है सूक्ष्म शिक्षण। पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन से क्या लाभ है? समय की बचत, श्रम की बचत, अभिप्रेरणा की जागृति। पाठ अंतर्गत मूल्यांकन से क्या लाभ है? तो अभिप्रेरणा की जागृति। माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड देना चाहिए? गलती के अनुपात से। दृष्टांत देना है मृदुल अध्ययन। शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी है स्किनर का सिद्धांत। शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की? 1916 में। बुनियादी शिक्षा में समवाय का अर्थ है कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध। पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु मुख्य बिंदु है उपयुक्त सभी, उपयुक्तता, प्रासंगिकता और शुद्धता। ठीक है, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल। ठीक है।
धन्यवाद।